अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। इंतखाबी रोड मैप की तैयारी और इलेक्शन कमीशन अब मुतहर्रिक नज़र आ रहा है। जो सियासी जमातों से कंसल्टेशन का जो एक प्रोसेस है वो शुरू हो चुका। मुख्तलिफ सियासी जमातें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अफसरान के साथ और मेम्बरान के साथ जो है उनकी मुलाकात का सिलसिला जारी है। हाल ही में PTI और नून लीग जो है वो उनके वक्त ने जाके मुलाकात की। नून लीग का जोर ये था कि जो माजी की गलतियाँ हैं बिलखुसूस RTS बैठने के हवाले से जो खदशात थे और जो ताखीरी नताइज की आमद, इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है और साफ और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए और उससे पहले हल्काबंदियाँ जो है वो मुकम्मल की जाएँ और अर्ली इलेक्शन में जाया जाए एज सुन एज पॉसिबल। यानी डिले के हवाले से कोई भी चीज़ जो है नून लीग को भी कबूल नहीं है। जबकि PTI का इस वक्त जो है मौक़िफ़ है कि हल्का बंदियों को छोड़कर फौरी तौर पर 90 दिन के अंदर इलेक्शन में जाएं। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अमरीकी सफ़ीर से भी मुलाकात हुई और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी चिराग पा नज़र आई कि बताया जाए कि किस एजेंडे के तहत ये मुलाकात हुई। और अब 29 अगस्त को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वफ्द है वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा और इलेक्शन कमीशन के हुक्काम के ऐसे कुछ जो तजावीज़ हैं इलेक्शन के हवाले से वो दी जाएंगी। बहरहाल अब कुछ सूरत हाल ऐसी बन रही है कि क्या वाकई अगला साल इलेक्शन का होगा या नहीं। इस करूंगा। इस वक्त शहादत आवान साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहादत आवान साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप? एक्टिविटी नज़र आ रही है? वाकई वो जो रोड मैप है जो सदर मुमलिकत चाह रहे थे कि फौरी तौर पे इसके ऊपर बैठे जाए और डेट दी जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो उनका इख्तियार नहीं है, लेकिन अपने तौर से इलेक्शन कमीशन खुद इस वक्त मुतहर्रिक है। आप क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि सदर पाकिस्तान जो हैं, आईने पाकिस्तान में 48 की शिक 5 जो है उसमें ये कहा गया है कैटेगोरिकली कि अगर असेंबली जो है टाइम से पहले डिसॉल्व होती है तो प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन की डेट अपॉइंट करेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ये सूरत हाल, पहले मैं आपको थोड़ी सी गुजारिश कर दूं, जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि जो 2010 से पहले 18वीं तरमीम से पहले जो है प्रेसिडेंट को दो किस्म के इख्तियार थे। एक जो है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे असेंबली जो है डिसॉल्व हो सकती थी और दूसरा जो है 50A-2B जो है उसके तहत असेंबली डिसॉल्व प्रेसिडेंट आज खुद कर सकता था। जिस तरीके से गुलाम इसहाक खान, आपको याद होगा कि वो हर दूसरे दिन असेंबली तोड़ देते थे। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने, जब वो प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने अपने इख्तियारात पार्लियामान को लौटाए और 18वीं तरमीम ने वो जो है ना आर्टिकल जो है रिपील हो गया। तो अब उसके बाद असेंबली डिसॉल्व करने का एक ही तरीका है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट जो है वो असेंबली को डिसॉल्व करे और अपनी इलेक्शन की डेट अपॉइंट करे। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो, अगर एक तो इसका ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैटेगोरिकली 90 दिन की तारीख लिखी हुई है। उसके अलावा आपको याद होगा कि जब दो असेंबलियां सूबाई तहलील हुई थी तो एक पार्टी जो है लाहौर हाई कोर्ट में गई थी, जस्टिस जवाद हसन साहब के पास केस था। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि सूबाई असेंबली और नेशनल असेंबली तोड़ने का तरीका जो है और जो टाइम फ्रेम है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 115, 112 जो 105 और 122 के लिए और 48, 58 जो नेशनल असेंबली के लिए तकरीबन ऑलमोस्ट एक से हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा जी कि चूंकि असेंबली जो है गवर्नर साहब ने डिसॉल्व की हैं तो लिहाजा इसके ऊपर वो डेट दें। तो गवर्नर बलीगुर रहमान साहब थे, बलीगुर रहमान साहब ने यह फरमाया कि मैंने तो साइन ही नहीं की हैं। तो वहाँ पे जवाद हसन साहब ने कहा कि फिर प्रेसिडेंट साहब टाइम दे दें। मतलब ये है कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का व्यू पॉइंट ये था कि अगर असेंबली डिसॉल्व होती है तो गवर्नर या प्रेसिडेंट को आइन के मुताबिक जो है उनको टाइम फ्रेम देना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जनाब सर मुख्तसर ये कि अगर सदर 58(2)B के तहत असेंबली वक्त से पहले तोड़ते तो उनका इख्तियार होता। वो अब ज़ाहिर है कि उसमें अमेंडमेंट हो चुकी है और अब जो ये असेंबली गई है वो तो खत्म हो गया, वो तो खत्म हो गई है। जी 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 भी खत्म हो गई है। जी तो और ये गई है 58A के तहत गई है। असेंबली वजीर आजम की एडवाइस पर गई है और असेंबली मुद्दत पूरी करने के बाद गई है। लिहाजा ये सदर का इख्तियार नहीं है, ये अब तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन का इख्तियार बाद में नहीं गई है। मुद्दत पूरी करने के बाद नहीं, मुद्दत कंप्लीट करने से 3 दिन पहले गई है। तो लिहाजा 48 की 5 के तहत
90 दिन का टाइम देगा प्रेसिडेंट साहब, 90 दिन के अंदर, मतलब वो 90 दिन 54 दिन भी हो सकते हैं, 60 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन 90 से आगे नहीं हो सकते। शाहजाद साहब ये बताइएगा, अब ये जो कैलकुलेशन है ये कही जा रही है कि जनाब 14 दिसंबर तक जो है आप हल्का बंदियां मुकम्मल कर लें और उसके बाद 54 दिन मैक्सिमम आप ले सकते हैं इलेक्शन की तैयारियों की। ये टाइमलाइन पे जरा मुझे बताइएगा, आपकी क्या व्यू है? 90 दिन के अंदर अंदर वो जो है किसी दिन भी विदिन का वर्ड यूज हुआ है कि 90 दिन के अंदर कभी भी ये इलेक्शन होने, लेकिन 90 से आगे नहीं जा सकते। हाँ। उसके बाद अब नहीं, लेकिन यहाँ तो हल्का बंदियों का मसला है ना सर। जो इलेक्शन सर कमीशन यहाँ तो हल्का बंदियों का मसला है ना। मैं गुजारिश आपको ये बिल्कुल एग्जैक्टली देखें, आइन जो है वो सुप्रीम है, आइन के अंदर हल्का बंदी, तो देखें बात ये है कि सेंसस जो कंटिन्यू कर रहा है, ये हाँ। जरूर है कि 5 अगस्त को जो है नया जो डिजिटल सेंसस है उसको सीसीआई ने अप्रूव, लेकिन हल्का जो है वो अपना टाइम लेती है, 120 डेज लेती हैं। इलेक्शन कमीशन तो इसी वजह से एक अदारा है जो कि सारा साल ये इलेक्शन टू इलेक्शन वो काम करता रहता है। शायद ही बजाय इलेक्शन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा था कि हम किसी वक्त भी इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। तो फिर भी आप इन शॉर्ट इस वक्त मैं ये समझूं कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि जनाब आप 90 दिन की मुद्दत के अंदर अंदर इलेक्शन में चले जाएं आइन के मुताबिक, यानी आपकी बात को इस वक्त जो है ना वो शेरी रहमान ने भी आगे बढ़ाया और उनका वाज़ेह तौर पे ये कहना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जारी है जिसमें कहा है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन अगर गए तो आईनी बहरान पैदा होगा। सम अप करता हूं उसको मैं। एग्जैक्टली सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शहादत आवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे और उनका वाज़ेह तौर पर यह कहना है कि जनाब इस वक्त इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर ही होने चाहिए, जो चीज़ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है, जबकि नून लीग इस वक्त ये कह रही है कि हल्का बंदियाँ पहले हो जाएं और उसके बाद इलेक्शन आगे बढ़ाएं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वकास अब्रेज खान ने। आप माहिर कानून है, बैरिस्टर वकास, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वकास साहब, सूरत हाल इस वक्त ये है कि नून लीग के लोग जो मिले हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, वहाँ ये कहा गया कि पहले हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो जाए, देन उसके बाद फौरी तौर पर आप इलेक्शन में जाएं, जबकि पीटीआई का कहना है कि हल्का बंदियों को टच करने की ज़रूरत नहीं है, फौरी तौर पर इलेक्शन में जाएं 90 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन से असेंबली टूटी है। या और अभी जो लेटेस्ट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही कहना है कि चूँकि हल्का बंदियों से सीटों के तनासुब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा 90 दिन से अगर आप आगे जाते हैं तो आईनी बहरान होगा, इलेक्शन को 90 दिन के अंदर अंदर ही होना चाहिए। तो आप माहिर आईन और कानून है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की आर्टिकल 48 क्लास 5 के तहत प्राइमरी लाइबिलिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो आईन पाकिस्तान उन पे इम्पोज करता है कि जब भी वो ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट असेंबली डिसॉल्व करेंगे, विद इन 19 डेज फ्राम द डेजोलेशन ऑफ असेंबली उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। और ये जो इस्तकाक है, ये डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, that has been vested and bestowed in the hands of the president of the state। तो मैं ये समझता हूँ नहीं, लेकिन इसके लिए सर दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि अगर 58 2B के तहत तोड़ते, जो कि अब ज़ाहिर है कि कानूनी नहीं है, तो तब उनका इस्तेहकाक होता। अभी उन्होंने जो असेंबली तोड़ी है 58A के तहत, वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर और मुद्दत ख़त्म होने के करीब की है, तो ये उनका डोमेन नहीं, ये फिर इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। थोड़ी सी इसकी भी ज़रा वजाहत कर दें फिर। इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है दैट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। आप किसी भी इलेक्शन एक्ट के अंदर 2017 का जो इलेक्शन एक्ट उसकी दफा 57 के अंदर जो तरमीम करके उसको आइन के ऊपर डोमिनेट नहीं बना सकते, उसको फोकियत नहीं दे सकते, क्योंकि आइन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। बिल्कुल इसी तरह जिस जजमेंट के अंदर आपने देखा था कि आर्टिकल 184(3) के अगेंस्ट जो है अपील का राइट नहीं था आईन पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने रिव्यू का एहतियात जो था वो इनलार्ज कर दिया था। ठीक है, 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेटिस्फाइड स्ट्राइक डाउन कर दिया इस बेस के ऊपर, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने किसी किस्म की अमेंडमेंट कर दिया तो आप एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से नहीं कर सकते, एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन को आइन के ऊपर सुप्रीम बना के खड़ा नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ जो 52B का इख्तियार की ये बात करते हैं वो तो 1985 में 8वीं तरमीम से लाया गया था और 3 दफा जब असेंबलियों को घर भेजा गया तो 1997 के अंदर 13वीं तरमीम के तहत वो इख्तियार वापस ले लिया गया। तो इसका मतलब है अब्रेज साहब, इसका मतलब है कि आप फिर सदर के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं और आप इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है उससे आप जो है मुस्तरद करते हैं?
देखिए, मैं तो बिल्कुल सदर के मौक़िफ़ की इसलिए तईद करूँगा क्योंकि वो लॉफुल है विद द लीगल रीज़निंग और कोजेंट रीज़निंग है, चूँकि आईन पाकिस्तान इस चीज़ की गमाज़ी अक्कासी और तर्जुमानी करते नज़र आता है। जब एक चीज़ ही मौजूद नहीं है 52 ए बी 2 बी, तो उसका ज़िक्र करना ही मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं है। जो इस वक़्त रेलेवेंट प्रोविज़न है 58 1 के तहत जो है वो असेंबलियाँ डिसॉल्व की गई हैं और उसके बाद तो जो इस नेक्स्ट सर इसका मतलब तो ये है ना कि ये एक आईनी बहरान जो है अभी तो फिर इसको हल होना है कि आया वो सही है या इलेक्शन कमीशन सही है। अभी तो पहले ये तय होना है, फिर वो इलेक्शन तो बाद की चीज़ है फिर। बिल्कुल बात की चीज़ है। देखिए, सबसे पहले तो सदर ने जो टाइम फ्रेम हो वो डिसाइड और डिटरमिन करना है। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन की आर्टिकल 218, 224 और 224 ए के तहत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो प्राइमरी आइन उनके ऊपर इम्पोज़ करता है कि वो फ्रीली, फेयरली, जस्टली इंतखाबात के इनकाद के लिए तमाम प्रिपरेशन करे, जो माज़रत के साथ गुज़िश्ता हमें 50 सालों के अंदर नज़र ही नहीं आया। 1973 के आइन से लेके आज तक आइन जो इनको एक बुनियादी ज़िम्मेदारी सौंपता है 218 आर्टिकल के अंदर, मेरे ख़्याल में इससे रूगर्दानी करते हुए नज़र आते हैं। हमने देखा कि जो पंजाब के इंतखाबात की बात है, इससे पहले जो बाई इलेक्शंस की बात थी, हमेशा इनके पास एक्सक्यूज़ेज़ हैं, जस्टिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन है बड़े और इलेक्शन इनकी जो कमीशन को तो हमेशा तैयार रहना चाहिए, उनका तो काम ही यही है ना। बिल्कुल, जिस तरह आपका काम प्रोग्राम करना है, हमारा काम अपने क्लाइंट का केस जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करना है, इसी तरह इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि आप हमा वक़्त तैयार रहें, चाहे 60 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना है, चाहे आपने 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। जो आपकी डिलिमिटेशन है, हल्का बंदी है, मरदमशुमारी है, हाँ दीज़ आर द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमिश्नर और इनकी ये जी। ज़िम्मेदारी है और अपनी खजाने से बाहरी भरकम इनको तनख्वाही दी जाती है। अगर आप इसी तरह हाथ पे हाथ धरे, सुम्मुन बुकमुन खामोश तमाशा ही बनी रहे और जब इस तरह की कोई सूरत-ए-हाल दरपेश और आप सुप्रीम कोर्ट में जाके, मेरे हाल में इनकी कोई जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन जो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट बहरहाल बहरहाल ऑफ इस वक्त जो बात हो रही थी कि इस वक्त इधर मामला जो है वो अटका हुआ है और ये मामला पहले तो ये डिसाइड होना है कि अपने अपने मौक़िफ़ में है कौन दुरुस्त, सदर मुमलिकत या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद रहे शाहजत आवान साहब और वक़ास अब्रेज़ खान, जिन्होंने अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह किया। और नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम ज़रा रुख करेंगे पाकिस्तान के मुआशी सूरत हाल जानेंगे, क्योंकि डॉलर पाकिस्तान की तारीख़ में अब 300 की जो तीसरी सेंचुरी है, थर्ड सेंचुरी जो है वो पाकिस्तान की वो मुकम्मल कर चुका है। इंटरबैंक, ओपन और ग्रे मार्केट या ब्लैक मार्केट, हर जगह पे पाकिस्तान में एक आहोकार मची हुई है। 300 प्लस डॉलर है। क्या वजह है, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉलर पाकिस्तान में 300 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर है उसको क्रॉस कर चुका है। 300 रुपए प्लस हो चुका है पाकिस्तान में, चाहे इंटरबैंक की बात करें या ओपन मार्केट की बात करें या फिर जो ग्रे मार्केट है पाकिस्तान में। और ये ऐसे वक्त में के बावजूद इसके कि IMF प्रोग्राम भी हमें मिल चुका और पाकिस्तान में जो सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम था पिछली हुकूमत में और उससे पहले, वो एक निगरां हुकूमत के आने के बाद सेटल हो जाना चाहिए था, लेकिन वो भी ना हो सका। तो जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो मुआशी अदम इस्तेहकाम को मज़ीद और ख़राब कर रहा है और उसका रिफ्लेक्शन इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मईशत जो है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है। डॉलर महंगा होने का मतलब है कि पाकिस्तान में एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है वो आ रहा है। वजह क्या है इसकी कि पाकिस्तान में हमारे फ्यूचर में जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट, इन दोनों के दरमियान ये कहा जा रहा है कि एक लिमिट 1.25% के 1.25% से ज़ायद का गैप ना हो। क्या इसने मुतासिर किया या और क्या चीज़ें हैं? जफ़र पराजा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप जनरल सेक्रेटरी हैं ECAP के एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर। ये सबसे पहले बताइए कि IMF प्रोग्राम भी आ गया और उससे पहले था कि जनाब IMF के बाद मल्टी डोनर और बायलैटरल डोनर एजेंसीज जो हैं वो डॉलर देंगे और डॉलर नीचे आ जाएगा। क्या हुआ ये सब? देखिए जनाब, आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमारा भी ये ख्याल था कि जो IMF प्रोग्राम बहाल होगा और जो हमारा जेनेवा कॉन्फ्रेंस के जो पैसे रुके हुए थे वो ADB और जो डोनर्स कंट्री हैं वो UAE, सऊदी अरब से पैसे आ जाएंगे और हमारी इकनॉमी को एक काफ़ी बड़ा ईज़ मिलेगा। लेकिन ये अंदाज़े सारे गलत हो गए और सारे फेल हो गए। मुझे एक बात कहने में कोई आर नहीं है। और हमने ये देखा कि IMF एक्चुअली जो वजूहात हैं वो 3-4 हैं, जिसमें कुछ ज़ाती अना भी शामिल है,
देर से फैसले करना शामिल है और बैड इंटेंशन भी शामिल है पैसे बनाने की। अच्छा, ठीक है जी। और फिर इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से कोई सीरियसनेस नहीं है, ना सादगी, ना किफ़ायतशारी, ना करप्शन में कभी। अच्छा, देर से जब हमने फैसला किया IMF की शराइत मानने का, पिछली हुकूमत ने भी यही किया और इस हुकूमत ने भी यही किया। पहले कोशिश की कि डॉलर का रेट रोक के रखें, आर्टिफिशियली मैनेज किया जाए इसे। आर्टिफिशियली मैनेज किया गया और नारे लगा गए कि ये डॉलर 200 पहले था कि 200 से नीचे होगा, फिर कहा गया 250-60 होगा, फिर कुछ हमारे ही एक्सचेंज के लोगों ने कहा जी आप डॉलर बेचने वालों की लाइन लग गई है, लोगों के साथ बीट्रे किया गया, धोखा दिया गया। तो अभी भी मैं आपके तवज्जो से ये कहूँगा कि मुझको रुपए पे दबाव नज़र आता है अभी भी। अभी भी। जिनके पास डॉलर्स हैं मैं उनको कहूँगा भाई, ये तो नहीं कहूँगा बेचें, कहूँगा भाई संभाल के रखें, लेकिन बिला ज़रूरत ना ख़रीदें। मुल्क इस वक्त मुश्किल हालत में है, क्रूशल टाइम। सर पॉइंट ये है कि इंटरबैंक ओपन मार्केट, यही है ना आपके दो, इंटरबैंक 95% तकरीबन वॉल्यूम वहाँ का होता है, एपिटाइट वहाँ की होती है, और अब ओपन मार्केट में 5% होता है। लेकिन इस वक्त आपकी ओपन मार्केट जो है वो ड्राइव कर रही है इंटरबैंक को, क्यों? देखिए ऐसा नहीं है, ओपन मार्केट ड्राइव नहीं कर रही, इस वक्त ग्रे मार्केट ड्राइव कर रही है ओपन मार्केट को और इंटरबैंक को। अच्छा, ड्यू टू आवर रॉन्ग पॉलिसीज़। हमने नवंबर 2022 में एक पॉलिसी लेके आए फॉरेन एक्सचेंज के लिए, उसको या ये कह लें टाइटिंग पॉलिसी लेके आए फॉरेन एक्सचेंज की सेल परचेज के लिए। उससे हमने देखा कि जो हमारा सिस्टम का पैसा था, बैंकिंग चैनल का फॉरेन एक्सचेंज था, वो कन्वर्ट हो गया, डाइवर्ट हो गया ग्रे मार्केट की तरफ। सही। और ये भी हम देख रहे हैं उसमें फिर एक पॉलिसी लेके आए इंपोर्ट की, डेफर पेमेंट, सही। जिसको हमने इंपोर्टर को कहा आप खुद अरेंज कर लें। हाँ। कहाँ से करेगा? हमने जब उसको कोई विंडो नहीं दी, वो तो ग्रे मार्केट से वो करेगा। ग्रे मार्केट में चला गया। अब इस वक्त हमारे यहाँ 1-2 मार्केट्स और बढ़ गई हैं इलीगल। मतलब इंटरबैंक, ओपन, और ओपन मार्केट के बाद एक तो वो हुंडी हवाला की मार्केट और एक अनडॉक्यूमेंटेड कैश करेंसी की मार्केट, कैश करेंसी की मिसाल। अच्छा, ये इसको ऐसे अगर लें कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाती है, जहां पर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है वहां पर हम देखते हैं कि जनाब स्मगलिंग शुरू हो जाती है। ये वही चीज़ है, वही फिनोमेना? बिल्कुल ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि हमने पाबंदी लगा दी फॉरेन एक्सचेंज की सेल परचेज के ऊपर, ड्यू यानी कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन बढ़ा दी, स्ट्रिंजेंट कर दिया उसको। जी। उससे क्या हुआ कि लोग अब हमारे पास नहीं आते, और उससे ये हुआ कि जो लोगों का लेजिटिमेट पैसा था, इतने हमने उनसे क्वेश्चंस किए कि वो भी ग्रे मार्केट में चले गए। एक फ़ोन कॉल के ऊपर उनका सारा काम हो जाता है। रेट क्या चल रहा है आज? इंटरबैंक आपका 301 के ऊपर क्लोज हुआ, ओपन क्या है और फिर ग्रे क्या? देखिए ओपन जो है हमारा 315 रुपए है, और मनी चेंजर के पास वैसे 325-30 जिसका जो रेट है, क्योंकि वो एक्चुअली वो ग्रे मार्केट तो एग्जिस्ट नहीं करती ना, वहाँ पे कोई स्टैंडर्ड रेट नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। फिर जो रेमिटेंसेस हैं, जो बाहर से पाकिस्तान डॉलर भेजेगा, उसको 3 यहाँ पे और 325 वहाँ पे, तो भाई वतन की मोहब्बत में कौन 25 रुपए अपने मारता है? वो तो जाहिर है कि फिर हुंडी हवाला से ही बेचेगा। ठीक बात। देखिए वो उसको 301 भी नहीं मिलता, उसको 290-95 रुपए मिलता है। हाँ। बाहर वो उससे को चार्जेस की शक्ल में, एक्सचेंज रेट की शक्ल में, तो उसको वो इंटरबैंक से 10 रुपए वो कम मिलते हैं, उसके साथ 25 रुपए का ये फ़र्क है। ओके। आपने पिछले महीने देखा कि आपकी जो रेमिटेंस है वो 20% गिरी, और इसी तरह एक्सपोर्ट भी आपकी कम हुई। एक्चुअली वो कम नहीं हुई, वो डाइवर्ट हो गई ग्रे मार्केट। देखिए इस वक्त ग्रे मार्केट का बिजनेस इतना लुक्रेटिव बिजनेस है कि इस वक्त पाकिस्तान में इससे बेहतरीन कारोबार कोई नहीं है। अच्छा, यानी कि अगर हम एक अंदाजे से कहें कि पहले ग्रे मार्केट में या इलीगल काम करने वाले 20,000 लोग थे, तो आज वो 2 लाख हो गए। उसमें बड़े से बड़े लोग भी शामिल हैं और छोटे से छोटे लोग भी शामिल हैं। और जैसे कल हमारे वज़ीर ख़जाना साहब फरमा रही थी कि हमको ड्राइव चलानी है, पकड़ना है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मुझको नहीं लगता कि वो कामयाब हो पाएंगी, क्योंकि उनके जो माफियाज जो हैं, उनके लोग इसके अंदर हैं, वो शामिल हैं, उनके स्टेक्स हैं इसके अंदर। एक्चुअली तो हमको अपनी पॉलिसीज ठीक करनी है। तो बड़े बड़े लोग होंगे ना जी, बड़े लोग, इदारे, बड़े लोग, और जो इदारों में लोग बैठे हैं उनके भी अपने स्टेक्स हैं। ठीक है,
हमको अपनी पॉलिसी ठीक करनी होगी। और सिर्फ इस वक्त पॉलिसी ठीक करने की बात नहीं है, रीस्ट्रक्चर करने की बात है। ये एक चीज मुझे ठीक है। बताइए। दूसरा, हमको डीरेगुलराइज करने की जरूरत है, प्राइवेटाइज करने की जरूरत है, जैसा कि दुनिया में चल रहा है। हम वही गलती कर रहे हैं जो श्रीलंका ने की और उनकी। अच्छा, वहां पे भी ऐसे हुआ था? ऐसे हुआ था। ग्रे मार्केट वहां पे भी एकदम बढ़ गई। जितना उन्होंने उसको एक्सक्यूज किया एक्सचेंज को, ऑफिशियल को, उतना ग्रे मार्केट बढ़ता गया। तो इनको ये नजर नहीं आ रहा कि ग्रे मार्केट अगर आपकी बढ़ती है, हुंडी हवाला बढ़ता है, तो अभी आप अल्लाह अल्लाह करके फैटफ से निकले भी नहीं, अभी भी वॉच लिस्ट में, ये तो घेर घार के कल को दोबारा आपके ऊपर खड़े हो जाएंगे लाके। देखिए जनाब, मैं ये समझता हूँ जो पाकिस्तान के हालात हैं, आप जैसे लोग और बहुत लोग, हमारे जैसे लोग सारा दिन सजेशंस देते हैं, आके अपना दिमाग खपाते हैं और करते हैं। और जो लोग आज हुकूमत में, जब वो कल हुकूमत में नहीं थे, वो भी यही बात करते हैं। आज हुकूमत में आके उनकी बात चेंज हो जाती है, ये जनरल पैटर्न है। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑल स्क्रिप्ट एंड ऑल डिज़ाइन, जो भी लोग आते हैं वो अपने हिस्से का काम करके चले जाते हैं। कोई भी हुकूमत आई है, उसने कर्जे बढ़ाए हैं, डिवेल्यूशन की है, और कोई भी चीज़ दुरुस्तगी वाला काम कोई नहीं हुआ। कर्जे बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, तो मैं इस पे ज़रा नाज़रीन को बता दूं कि आदाद व शुमार आपके साथ शेयर करता हूं। 44 महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 18,000 अरब रुपए नया कर्जा लिया इन 44 मंथ्स टाइम, 3 साल और 5 महीने समथिंग। जबकि 16 महीने में पीटीआई आपका जो इस वक्त पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत थी, 16 महीने में उससे ज़्यादा उसने कर्ज ले लिया, 18,100 अरब रुपए। ये नया कर्जा नहीं था, बल्कि ये एक्सचेंज रेट जो आपने डॉलर 103 रुपए महंगा हो गया इन 16 महीनों में, तो जो डॉलर टर्म में आपके कर्जे थे उनका हजम वैसे ही बढ़ गया। ये हुआ सर, बगैर कर्जा लिए और आपने बढ़ा दिया। जब 1 रुपया आपका बढ़ता है डॉलर पे, तो आपके जितने हजार के कर्जे होते हैं उतना 1000 अरब रुपया आपका बढ़ जाता है। लेकिन सवाल ये है इस वक्त जो आवाम कर रही है कि वो जो कर्ज लिया जा रहा है वो जा कहाँ रहा है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। देखिए ना, अभी जाते हुए हुकूमत सुनने में आ रहा है कि पार्लियामेंटेरियंस को 90 बिलियन रुपीस दे गए, सिवाय बिल पास कराने के और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। और एक रिपोर्ट है यूएनडीपी की, 17.4 बिलियन डॉलर्स के आप सालाना इशराफिया को मराद देते हैं। सही। तो अगर आप उसको कम नहीं करते, आधा कर लें। इसके साथ साथ जो आपका सबसे बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर का, वो आपका जीडीपी का 20% है। सही। वो अनअटेंडेड पड़ा हुआ है। फिर आपका जो रिटेल बिजनेस है और जो आपका रियल एस्टेट है, मैं वो एक उसके ऊपर बाद में आ रहा हूँ। जो आपका रिटेल बिजनेस और ट्रेडर है, वो इस वक्त जो रिटेल शॉप्स हैं तकरीबन 25 लाख हैं, टैक्स पेयर 20,000 हैं उसमें से। सही। तो ये इतने बड़े रियल एस्टेट जिसको हमने इतना बड़ा चढ़ा के पेश किया, जिसने हमारे मुल्क की इकोनॉमी को ख़राब किया, उसका तो आपका जीडीपी में कोई शेयर ही नहीं है। सही है। ठीक। लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री हम उसके लिए भी राजी हैं। चले, अगर आप समझते हैं कि भाई ये 90% बिजनेस ले लें, हमें बिजनेस नहीं चाहिए, इस हमें इस मुल्क चाहिए। चलिए, इस वक्त मुल्क चाहिए। जफर पराचा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। और सूरत हाल आपके सामने है इस वक्त। जितना इस वक्त जो पॉलिसीज़ हैं, जितनी सख्त पॉलिसीज़ लेकर आई जा रही हैं डॉलर के हवाले से, उसी में हम देख रहे हैं कि पैरेलल मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है। इसके ऊपर यकीनन सेंट्रल बैंक जो है उसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत है, आईएमएफ के साथ रीनिगोशिएट करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, जफर पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की कॉल, ब्रेक के बाद एक और टॉपिक जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क कहलाता है। हमारी एग्रीकल्चर इकॉनमी जो है वो एक बैकबोन समझी जाती है, रीढ़ की हड्डी जैसे समझी जाती है पूरी मईशत में। जीडीपी में 24% कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर का, और तकरीबन 40% के करीब पाकिस्तानियों का रोज़गार इसी ज़रई शोबे से वाबस्ता है। लेकिन सूरत हाल ये है इस वक्त, सो कॉल्ड जो हम कहते हैं कि एक ज़रई मुल्क, उसमें हमें बुनियादी अजनास भी, दालें तक हमें इंपोर्ट करना पड़ रही हैं। और हालत ये हो गई है कि अब एक नया मॉडल जो है उसके ऊपर बात की जा रही है, और वो मॉडल है कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग का, कि जिसमें
इंटरनेशनल एक जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में आए, बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में आए, वो इस शोबे में इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान में एक ज़रई इनकलाब बपा किया जाए और पाकिस्तान जो है वो सही मानों में अपने पाँव पर खड़ा हो। लेकिन माहिरीन के नज़दीक इस कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के फ़वाइद से ज़्यादा इसके नुकसानात जो हैं वो बड़े संगीन हैं। ये क्या नुकसानात हैं इसके ऊपर मैं बात करूंगा। माहिर मईशत डॉक्टर कासिम बंगाली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जब ये कहा जा रहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आएगी, बड़ी कंपनियां आएंगी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होगी और ज़रई जो इनपुट है वे बढ़ेगा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट्स को जो है वो रीच किया जाएगा, तो ऐसे में बुरा क्या है फिर इसमें सर? आपके सवाल के पहले तो शुक्रिया इमरान। आपके सवाल के जवाब में मैं एक मॉडल पेश करता हूँ। एक कारखाना है जिसमें फ़र्ज़ करें 1000 लोग काम करते हैं, लेकिन एक गैर मुल्की सरमायादार उस कारखाने को ले लेता है और वो ऑटोमेटेड मशीन लगवा देता है। 100 लोग अब चाहिए, 900 लोग बेरोज़गार हो गए। 900 लोग उस कारखाने के दीवार के बाहर खड़े रह के खूब जश्न मना रहे हैं कि देखो ये कारखाना कितना जदीद हो गया, हर चीज़ खुद मुख्तार ऑटोमेटेड तरीके से हो रही है, लेकिन उनके पास ना रोज़गार है ना खाने को है। तो ये मॉडल डेवलपमेंट का अजीब है कि आप पैदावार बढ़ा दें, फॉरेन एक्सचेंज इनकम बढ़ा दें, जो कंपनियां हैं उनके मुनाफे बढ़ा दें, लेकिन जो अवाम है उनके पास बुनियादी चीज़ें ना हो, आमदनी ना हो। तो ये इस मॉडल पे हमें सवालिया निशान उठाने की ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइए कि इसमें जो काश्तकार हैं, छोटे काश्तकार, इनका इस्तेहसाल भी होगा क्योंकि ज़मीन की मिल्कियत जो है वो बड़ी कंपनियों के पास, कॉरपोरेशंस के पास चली जाएगी, ये खदशे का भी इज़हार किया जा रहा है। ये बड़े काश्तकार भी का भी इस्तेहसाल होगा। अगर बड़े काश्तकार ये समझ रहे हैं कि कॉरपोरेट फार्मिंग के वो हिस्सेदार होंगे तो वो गलतफहमी में है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज आएगी, जैसे मोनसांटो जैसी एक कंपनी है जिसने काफ़ी इनकलाब पैदा किया है ज़राअत में, वो उस तरह की और भी कंपनीज हैं, वो जब आएंगी तो बड़े ज़मींदारों को भी खा जाएगी। अच्छा, और इसके अलावा फूड इनसिक्योरिटी, इसके ऊपर भी मैंने सुना है कि आप कह रहे हैं कि फूड इनसिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान में बढ़ जाएगी। देखिए, जब आप कंपनीज के हाथ में ज़मीन दे देंगे, वो तो इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस के हवाले से पैदावार के फैसले करेंगे। वो चीज़ें जो ज़्यादा कीमत उनको मिलेगी वो पैदा करेंगे। अगर उनको कैश क्रॉप्स में ज़्यादा मिलती है कीमत और गंदम में नहीं मिलती, तो गंदम पैदा करना बंद कर देंगे वो, और आवाम के पास गंदम खाने को नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो कंपनीज़ हैं, और ख़ास तौर पे जो हमें देखा है अफ्रीका में, वो कंपनीज़ जो आती है फिर वो उनका कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि जो पैदावार है 100% पैदावार वो ले जाएंगे और बैनुल अक़वामी मंडी में बेचेंगे। उस पैदावार का लोकल हिस्सेदार कोई नहीं होता और जो लोग उस खेत पे काम करते हैं उनको भी नहीं मिलता। तो फूड इनसिक्योरिटी, क्योंकि इस वक्त जो ज़राअत का मॉडल है वो बुनियादी तौर पे तो खुराक पैदा करना है, जो पिछले 5000 साल, 10,000 साल, 1000 साल से जो एक मॉडल चला आ रहा है, ज़राअत का मकसद तो खुराक पैदा करना है। लेकिन ये जो मॉडल आएगा इसमें मुनाफा बुनियादी क्राइटेरिया है। अगर जैसे एक वक्त में एक चीज़ चली थी जिसको बायोफ्यूल्स कहते थे, कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से तेल बनाते हैं जिससे गाड़ियाँ चलती है। ब्राज़ील में ये शुरू हुआ था लेकिन वो चल नहीं पाया, उस पर मुखालफत भी बहुत हुई। तो अगर तेल महंगा हो जाता है, जो तेल ज़मीन से निकलता है मिडल ईस्ट में और रूस में और कहीं और, और अगर we कहते हैं कि जी ये हम जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं उससे हम तेल बनाएंगे, तो फिर तो तेल की मंडी में एग्रीकल्चर फीड कर रहा होगा लेकिन लोगों के पेट को फीड नहीं कर रहा होगा। ठीक।
यानी एक जो पूरी इक्वेशन है पाकिस्तान की वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर जो है वो पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है, इसके ऊपर कवायद साजी की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर बंगाली साहब। आज के प्रोग्राम में इस वक्त कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के हवाले से जो माहिरीन इस वक्त मौजूद हैं और उनके जो खदशात हैं वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में अब तक इतना ही और आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रोग्राम के फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे फिर कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।